नमस्कार, मैं मुकेश कुमार AK47 ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो क्लास चल रही है रक्त परिसंचरण की चल रही है और इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे रक्त के बारे में। और रक्त के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि रक्त क्या होता है। उसके बाद में रक्त समूह के बारे में अपनी जानकारी चल रही थी। देखो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये जो आप बता रहे हो कुछ ज़्यादा लेवल का है या और कुछ है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये है जो भी आपको बताया जाएगा वो आपके लेवल का ही है ना। उसको थोड़ा सा आप, हाँ हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपनी पकड़ में नहीं आए, अपन ने पहली बार पढ़ा है तो हो सकता है ऐसी बातें, लेकिन कोशिश करो उसको अच्छे से गेन करने की। बाकी आपको जो बताया जाएगा हम सबके लेवल का है वो। अपन देख रहे थे रक्त समूह के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि मानव के अंदर मुख्यतया दो प्रकार के रक्त समूह पर वर्तमान समय के अंदर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसमें एक आपको कल बता दिया गया था ABO रक्त समूह, और आज मैं जो आपको दूसरा बता रहा हूँ वो है RH रक्त समूह। उसके बाद में आगे का भाग जो है वो लेंगे। ब्लड ग्रुप के अंदर आज का अपना टॉपिक है RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप। इस RH ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, किस एनिमल पर हुई, किस जीव पर हुई? देखो RH ब्लड ग्रुप की खोज जो हुई है वो इस पर हुई है, रिसस मंकी पर। RH ब्लड ग्रुप की खोज किस पर हुई है? रिसस बंदर पर हुई है। ये बंदर की एक प्रजाति है जिस पर कि इस RH ब्लड ग्रुप की खोज हुई। किसने इसकी खोज की? इसकी खोज का वास्तविक श्रेय जो है वो वीनर को दिया जाता है। वीनर नामक जो साइंटिस्ट है उसको दिया जाता है RH ब्लड ग्रुप की खोज का। देखो RH ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति के अंदर जो RH ब्लड ग्रुप है इसका कारण क्या है, किस आधार पर तय किया गया? ये RH एंटीजन के आधार पर तय किया गया। RH ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस आधार पर हुआ है? RH एंटीजन के आधार पर हुआ है। यह RH एंटीजन कहाँ पाया जाता है? RBC की सतह पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? RBC की सतह पर पाया जाता है। जिस व्यक्ति में RH एंटीजन पाया जाता है उस व्यक्ति को हम RH पॉजिटिव कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? RH पॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है। जिस व्यक्ति के अंदर RH एंटीजन नहीं पाया जाता उसको RH नेगेटिव कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? RH नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है। अपने देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 93% पॉपुलेशन जो है वो RH पॉजिटिव है। 7% जनसंख्या जो है वो क्या है? RH नेगेटिव है। ठीक है। अगर अपन बात करें पूरी दुनिया के डाटा की तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर लगभग 89% लोग जो हैं वो क्या है? RH पॉजिटिव हैं और तकरीबन 11% लोग जो है वो क्या है? RH नेगेटिव हैं। इस डाटा के अंदर थोड़ा अप डाउन आपको मिल सकता है, कोई 91 बता सकता है, कोई 90 बता सकता है। ये अपनी अपनी रिसर्च पर है या किताबों से जहाँ जिसने से टॉपिक लिया वहाँ पर बताएगा। आपको हिंदुस्तान का ध्यान रखना है कि अपने देश के अंदर जो 93% जो लोग हैं वो क्या है? RH पॉजिटिव हैं और 7% लोग जो वो क्या है? RH नेगेटिव हैं। RH पॉजिटिव किसे कहा जाएगा, RH नेगेटिव किसे कहा जाएगा, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है। इस ब्लड ग्रुप का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इसको बताया जाता है? देखो इसका एक महत्व जो है वो रक्तदान में तो होता ही है। रक्तदान का मतलब ये है यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश एनीमिया की स्थिति हो, उसके शरीर के अंदर रक्त की कमी हो, तो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से रक्त प्रदान किया जाता है, जिससे कि रक्त की कमी से, यानी उसके शरीर के अंदर जो रक्त की कमी हुई है उसके कारण उसको कोई क्षति नहीं हो, उसकी मृत्यु से उसको बचाया जा सके, इसलिए उसको ब्लड दिया जाता है। ठीक है। उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? रक्तदान कहते हैं। तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को ब्लड डोनेट करता है तो उस दौरान जो है इस RH ब्लड ग्रुप का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। जिस प्रकार से ABO ब्लड ग्रुप का ध्यान रखा जाता है सेम उसी प्रकार से RH ब्लड ग्रुप का भी ध्यान रखा जाता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो महत्व है, जो इसका एक इम्पोर्टेंट आप ये कह सकते हो कि सामाजिक रूप से बहुत बड़ा महत्व है, वो क्या है? वो पूछा जाता है एग्जाम में। वो क्या है? इसका एक महत्व है विवाह में, शादी में, क्योंकि
इस कंडीशन के अंदर यानी विवाह की स्थिति के अंदर जब मेल और फीमेल यानी नर व मादा का जो RH ब्लड ग्रुप है वो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न करता है जिसके अंदर मृत्यु तक भी हो सकती है, तो उस स्थिति से बचने के लिए ये RH जो एंटीजन है उसका ज्ञान होना चाहिए, RH ब्लड ग्रुप का ज्ञान होना चाहिए। वो स्थिति क्या है बता रहा हूं। देखो, अगर कोई RH पॉजिटिव महिला है, अगर कोई महिला जो है वो क्या है RH पॉजिटिव है, मैं हर प्रकार की स्थिति आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। अगर जो महिला है वो क्या है RH पॉजिटिव है, ठीक है, और जो नर है वो क्या है RH नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में इनकी जो संतान उत्पन्न होगी, कल मैंने आपको बताया था कि संतति के अंदर जो क्रोमोसोम गुणसूत्र आते हैं, एक पिता से आता है एक माता से आता है, तो इनकी जो संतान होगी, इनकी संतान का रक्त समूह इनके द्वारा तय होगा। ये इस महिला से जो गुणसूत्र आएंगे उनके द्वारा और इसके द्वारा, ये जो संतान है अगर इसका रक्त समूह RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा, ये जो महिला है इसके रक्त के अंदर RH एंटीजन उपस्थित है, एंटीजन उपस्थित है भाई, पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके पास RH एंटीजन है। इसके यूट्रस में, इसके गर्भाशय में जो संतान पल रही है उसके पास भी RH एंटीजन है। क्लियर? ऐसी स्थिति में इस शिशु को कोई क्षति नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो महिला है इसके पास एंटीजन है, और आपको मैंने बताया था कल कि जब भी किसी व्यक्ति के पास एंटीजन होता है तो उसकी बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ क्या नहीं बनाती, एंटीबॉडी नहीं बनाती है, ठीक है। तो इस महिला के पास ये एंटीजन है पहले से, इसलिए इसके गर्भाशय में यदि RH पॉजिटिव शिशु विकसित हो रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर RH नेगेटिव उत्पन्न होगा तो क्या होगा? देखो, अगर ये शिशु RH नेगेटिव है, ये शिशु क्या है, RH नेगेटिव है, समझ गए। ऐसी स्थिति में इसके पास, इस शिशु के पास एंटीजन नहीं है, इस माता के पास क्या है, एंटीजन है, तो क्या इस शिशु को नुकसान होगा? इस शिशु को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन जो है वो इस शिशु के ब्लड तक नहीं जा पाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो शिशु का और माता का जो ब्लड है उसका मिक्सेशन नहीं होता है, ठीक है। गर्भाशय के अंदर जब शिशु पल रहा है तो उस स्थिति के अंदर माता के और शिशु के ब्लड का मिक्सेशन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा के अंदर दोनों के टिश्यू जो है वो एक दूसरे से गुथे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर ब्लड का मिक्सेशन नहीं होता है, केवल वहाँ पर क्या होता है, कुछ रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान ही होता है। ऐसी स्थिति में माता के पास उपस्थित जो एंटीजन है वो शिशु के पास नहीं पहुंचेगा, शिशु को कोई क्षति नहीं होगी। यानी पहली जो परिस्थिति आपके सामने प्रदर्शित की गई है कि अगर महिला RH पॉजिटिव है और पुरुष RH नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में गर्भाशय में पल रहे शिशु को कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है। यानी ये जो कपल है इनकी जितनी भी संततियां होंगी स्वस्थ होंगी, चाहे वो पॉजिटिव उत्पन्न हो चाहे वो नेगेटिव उत्पन्न हो। कंडीशन नंबर 2, अगर पुरुष जो है वो RH पॉजिटिव हुआ तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ऐसी स्थिति के अंदर इनकी जो संततियां हैं वो पॉजिटिव होंगी, यानी RH पॉजिटिव आएंगी। RH पॉजिटिव आने पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, यानी संततियां क्या होंगी, सामान्य होगी। पहली स्थिति दोनों क्लियर होगी। दूसरे वाली स्थिति, इसमें समस्या उत्पन्न होती है, वो ये, अगर महिला जो है वो क्या है, RH नेगेटिव है और पुरुष जो है वो क्या है, RH पॉजिटिव है। आगे बात समझ में, महिला जो है वो क्या है, RH नेगेटिव है, पुरुष क्या है, RH पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में इस महिला के यूट्रस में विकसित होने वाली जो संतति है, अगर वो संतति RH पॉजिटिव है, वो संतति RH पॉजिटिव भी हो सकती है, RH नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अगर संतति RH पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो ये जो महिला है, ये जो माता है, इसके पास एंटीजन नहीं है, क्लियर, लेकिन इसके यूट्रस में जो शिशु पल रहा है उसके पास क्या है, एंटीजन है, ठीक है। यहाँ पर कोई स्थिति नहीं होगी, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ज़्यादा कोई भी आप ये कह सकते हो कि विकार वाली स्थिति नहीं है। ये जो पहली संतति है जो कि RH पॉजिटिव है, क्लियर, इसका जन्म होगा। इसके जन्म के दौरान
इसके जन्म के दौरान की स्थिति है कि ये जो RH एंटीजन है इस शिशु का, वो RH एंटीजन इस माता के रक्त के संपर्क में आता है। यूट्रस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको पहले बता दिया। गर्भाशय में नहीं आएगा, जन्म के समय जो है रक्त के संपर्क में आता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये RH एंटीजन इस माता के रक्त के संपर्क में आने पर इस माता की बॉडी के अंदर ये एंटीजन क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इस एंटीजन के प्रवेश करने पर इस मदर की बॉडी के द्वारा क्या बनाई जाती है, RH एंटीबॉडी बनाई जाती है। देखो क्यों हुआ है, दोबारा बता रहा हूँ। जब शिशु का जन्म होता है उस दौरान शिशु के रक्त में उपस्थित एंटीजन जब माता के रक्त के संपर्क में आएगा तो माता के रक्त में एंटीजन नहीं है, नेगेटिव है महिला, एंटीजन नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो महिला है इसकी बॉडी में ये एंटीजन आने से बॉडी के द्वारा क्या बनाई जाएगी, एंटीबॉडी। ये मैंने आपको बता दिया था पहले कि एंटीबॉडी हमारे में कब बनती है, जब हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है। तो इस माता के शरीर में ये एंटीजन प्रवेश किया तो एंटीबॉडी बन जाएगी एंटीबॉडी। क्लियर। अब ये जो एंटीबॉडी इसकी बॉडी में पहुंच चुकी है, बात समझ में आ रही है। ये एंटीबॉडी दूसरी संतति की स्थिति में, पहले वाली संतति स्वस्थ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरे वाली संतति की स्थिति में क्या होगा, देखो दूसरे वाली संतति की स्थिति में ये होगा, अगर संतति फिर से RH पॉजिटिव हुई, संतति क्या हुई, RH पॉजिटिव हुई, तो पहली संतति के जन्म के बाद में माता के शरीर में जो RH एंटीबॉडीज बनी थी, ठीक है, वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा की सहायता से कहाँ, इस शिशु के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। किसमें, ये जो शिशु है इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, शिशु में ट्रांसफ़र होने से जो RBC है उस RBC का क्या करती है, समूहन करती है। यानी ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये एंटीबॉडीज़ मदर से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ये एंटीबॉडीज़ मदर से ट्रांसफ़र हो जाएंगी किसमें, जो डेवलपिंग यूट्रस के अंदर जो विकसित हो रहा है शिशु है उसके अंदर ट्रांसफ़र होंगी। वहाँ ट्रांसफ़र होने से ये जो एंटीजन है इसके साथ क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएगी। और इस एंटीजन के साथ जुड़ने से ये एंटीजन कहाँ पर पाया जा रहा है, RBC की सतह पर पाया जा रहा है। ये आपको बता दिया। RBC का क्या हो जाता है, समूहन हो जाता है। ठीक है, RBC का समूहन हो जाएगा, गुच्छा बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बॉडी के अंदर O2 का क्या नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और शिशु की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इस स्थिति का नाम एक बीमारी है, एक रोग है, जिसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। आप लोगों को ध्यान ये रखना है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है। ये एक बीमारी है, एक रोग है, जो कब उत्पन्न होता है, यदि महिला क्या हो, RH नेगेटिव हो, पुरुष क्या हो, RH पॉजिटिव हो, तो उनकी पहली संतति तो सामान्य होगी, लेकिन उनकी दूसरी संतति जो होगी वो इस रोग से ग्रसित होगी और इस संतति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इस संतति की मृत्यु जो है वो गर्भाशय में भी हो सकती है, आफ्टर बर्थ भी हो सकती है। आगे बात समझ में। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। आपको बताया था इरिथ्रो शब्द जो है वो किसके लिए आता है, RBC के लिए आता है। ठीक है, और फिटेलिस का मतलब होता है शिशु के लिए है, यानी ये शिशु की RBC पर होने वाली बीमारी है। समझ गए। क्वेश्चन आता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है RH ब्लड ग्रुप से है। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये रोग महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। क्लियर। अब देखो आगे, ये था अपना RH ब्लड ग्रुप। उसके बाद में रक्त परिसंचरण के अंदर अपन ने अब तक जो देख लिया है वो ब्लड देख लिया है पूरा। रक्त परिसंचरण के अंदर आपको भाग बताए थे, 3 भाग होते हैं। पहला रक्त था, दूसरा रक्तवाहिनी, तीसरा हृदय था। कमेंट आ रहे हैं कि सर पहले हार्ट बताओ, हार्ट भी बताएंगे, हार्ट सबके लास्ट में बताया जाएगा। आज मैं आपको भी बता रहा हूँ रक्तवाहिनियाँ, रक्तवाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा भाग ब्लड वेसल्स। रक्त पूरा हो गया, उससे संबंधित बातें पूरी हो गई हैं। ठीक है, अब है रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, हमारे शरीर में कौन कौन सी पाई जाती हैं। देखो आप लोगों को बताया था
बंद प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके अंदर रक्त सदैव किस में बहता है? रक्त वाहिनियों में बहता है। ठीक है। मानव शरीर में रक्त के परिवहन के लिए, मानव शरीर में रक्त के संचरण के लिए 3 प्रकार की रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं। जो रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं। 3 प्रकार की रक्तवाहिनियां कौन कौन सी हो? एक होती है धमनी, एक होती है शिरा, और तीसरी कौन सी होती है? वो होती है केशिका। ठीक है, बराबर चल रहा है? कोई आज तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा लेवल है या बहुत नीचे है? सही चल रहा है, स्पीड भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो, हमारे शरीर के अंदर जो रक्तवाहिनियाँ रक्त के परिसंचरण के लिए कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। एक धमनी है, एक शिरा है, और एक क्या है? केशिका है। ये ध्यान रखना, केशिका है ना, इसको कोशिका मत पढ़ लेना भाई, है ना। ये केशिका है, इंग्लिश में कैपिलरी कहते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ इंग्लिश का वर्ड जो है साथ में सीख लो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये 3 प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है। प्रत्येक रक्तवाहिनी के बारे में आपको पढ़ना है। मैं आपको तीनों बता रहा हूँ, एक साथ बता रहा हूँ चार्ट बना करके। आप भी चार्ट से पढ़ना, जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। एक एक पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे पहले धमनी के बारे में, फिर शिरा के बारे में, और फिर केशिका के बारे में। ठीक है, देखो क्या होता है। ये हार्ट है, पहले एक चार्ट से थोड़ा बता देता हूँ। ये हार्ट है, सिंपल सा डायग्राम बना करके। हमारे हार्ट से जो ब्लड निकलता है, हृदय से जो ब्लड बाहर निकलता है, हृदय से जो रक्त को रक्तवाहिनियाँ लेके जाती हैं, उन रक्तवाहिनियों को हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? धमनी। यानी धमनी किसे कहते हैं? धमनी वे रक्तवाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को हृदय से बाहर लेकर के जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ठीक है, हृदय के साथ जो धमनी जुड़ी हुई होती है वो आकार में सबसे बड़ी धमनी होती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? महाधमनी। यानी हमारे शरीर में जो धमनियाँ पाई जाती हैं उनके कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहले धमनी क्या होती है तो पता चल गया होगा, हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी है उसको हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। हमारे शरीर में जो धमनियाँ पाई जाती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? जो धमनी हृदय के साथ जुड़ी हुई है वो सबसे बड़े आकार की होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी, यानी ओर्टा कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, ये महाधमनी हृदय से निकलने के बाद में आगे जाकर के विभाजित हो जाती है छोटी धमनियों में। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। हाँ देखो, इनके भी धमनी के भी प्रकार हैं, लेकिन अभी अपन बात करें टू द कंपटीशन ही, तो ये महाधमनियाँ जो हैं वो किस में विभाजित हो जाएंगी? धमनियों में। आगे बात समझ में? यानी धमनी का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? धमनी का है। ठीक है, उसको हम आर्टरी कहेंगे। क्लियर? अब ये जो धमनियां हैं ये शरीर के अंगों में जाकर के और छोटी रक्तवाहिनियों में विभाजित हो जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? धमनिकाएं। जिनको हम क्या कहते हैं? धमनिकाएं, एट्रियोल। क्या कहा जाता है उनको? एट्रियोल। यानी तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? धमनिकाएं। क्या कहेंगे उसको? एट्रियोल। आगे समझ में? अब ये जो धमनिकाएं हैं, ये धमनिकाएं जो हैं वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के, हमारे शरीर के जो ऊतक हैं उनके संपर्क में रहती हैं। शरीर की कोशिकाओं के शरीर के ऊतकों में उनके संपर्क में रहती है। यानी ये जो धमनिकाएं हैं ये आगे चल करके रक्तवाहिनियों, दूसरे प्रकार की जो रक्तवाहिनियाँ हैं उनसे जुड़ती हैं। देखो थोड़ा सा और आपको डायग्राम से बता दिया जाता है कि जो धमनिका है वो अंगों में प्रवेश करके और छोटी छोटी बिल्कुल महीन पतली रक्तवाहिनियों के साथ जुड़ती है। ये जो रक्तवाहिनियां हैं ये शरीर की कोशिकाओं के शरीर के ऊतकों के संपर्क में रहती है। समझ में आ रही चीज़?
ये जो सबसे पतली प्रकार की जो रक्तवाहिनी है उसको हम क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। केशिका, कैपिलरी कहते हैं। आगे बात समझ में? यानी केशिका कहाँ पाई जाती है? केशिका पाई जाती है जो धमनिकाएं हैं उनसे जुड़ी हुई होती है, एक और एट्रियोल से जुड़ी हुई होती है। हाँ, इनकी सबकी विशेषताएं बताऊंगा, अभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो बताऊंगा। पहले मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रक्त वाहिनियाँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। उनके 3 नाम आपको पता है। अब ये जो धमनियाँ ये कौन कौन सी होती है शरीर में, रिजल्ट आपके सामने है। हृदय से रक्त को बाहर ले जाने के लिए महाधमनी, महाधमनी शरीर में जाकर के छोटी छोटी धमनियों में विभाजित हो जाती है, और ये जो छोटी छोटी धमनियाँ हैं ये आगे चल करके फिर विभाजित हो जाती हैं और छोटी रक्तवाहिनियों में, जिनको धमनिकाएं कहते हैं। और यही धमनिकाएं जो है वो आगे जा करके सबसे पतली जो रक्तवाहिनी है जो शरीर के अंगों के संपर्क में रहती है, कोशिकाओं के संपर्क में रहती है, या आप कह सकते हो ऊतकों के संपर्क में रहती है, उन रक्तवाहिनियों को हम क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं, ठीक है। अब ये जो केशिकाएं हैं, देखो यहाँ पर ये जो केशिकाएं हैं इनकी भित्ति जो है, जो दीवार है वो सबसे पतली होती है, ठीक है। क्या होती है? सबसे पतली होती है। अभी मैं आपको पूरा नाम सब कुछ बताऊंगा, पहले आप थोड़ा सा इतना आइडिया ले लो। सबसे पतली जो भित्ति होती है वो किन की होती है? केशिकाओं की होती है। इन्हीं केशिकाओं में से जो है वो पदार्थों का आदान प्रदान होता है, चाहे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का हो, या इन कोशिकाओं के अंदर बनने वाले अन्य पदार्थ हो, या आप कह सकते हो कि रक्त में से ग्लूकोज जो है वो कोशिकाओं में पहुंचना हो, कोशिकाओं में बनने वाले जो हानिकारक पदार्थ है उनका रक्त में आना हो, ठीक है। कुल मिलाकर के बात यह कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका और रक्त के बीच में जो आदान प्रदान की क्रिया होती है वो कौन सी रक्तवाहिनियों पर होती है? केशिकाओं पर होती है। भाई अच्छे से इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो। हमारे द्वारा जो भी पदार्थ ग्रहण किया जाता है, चाहे हम जल ग्रहण करें, चाहे हम दूसरे प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करें, XYZ कोई भी ग्रहण किया जाता है, ठीक है। या फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन आती है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, ठीक है, वो रक्त में बहती है। बहने के बाद में कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है, कोशिका के भीतर कैसे जाती है, इन सब का आंसर यहाँ मिलेगा कि सबसे पतली जो रक्तवाहिनियाँ हैं जिनको हम केशिकाएं कहते हैं, ये जो केशिकाएं हैं इनकी भित्ति पतली होती है। इसी भित्ति में से होकर के ये पदार्थ जो है उनका आदान प्रदान होता है, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान केशिकाओं की भित्ति से होता है। अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थ या कोशिकाओं के लिए आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान केशिकाओं की भित्ति में से होता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो यूरिन बनती है, मूत्र का निर्माण होता है किडनी के अंदर, बोमेन्स कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस में, नाम सुना है ना इन सब का, नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी है, तो वहाँ पर जो है जो ये बोमेन्स कैप्सूल होता है, ठीक है, जहाँ ग्लोमेरुलस होता है, उस ग्लोमेरुलस के अंदर पाई जाने वाली जो रक्तवाहिनियाँ वो भी क्या है? केशिकाएँ ही होती हैं। समझ में आ गई चीज़, ठीक है। भाई यहाँ क्यों होता है रक्त का आदान प्रदान? रीजन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ साफ शब्दों में, क्योंकि इनकी जो दीवार होती है सबसे पतली होती है। भाई देखो, रक्तवाहिनियों की दीवार 3 परतों से बनी हुई होती है। नाम लिखूंगा, अभी संरचना का नाम लिखूंगा, ठीक है, पूरी संरचना बना करके बताऊंगा। इनकी जो दीवार है वो केवल सबसे अंदर वाली जो परत होती है, ठीक है, समझ में आ गई चीज़, जिसको ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा कहते हैं, जो केवल एंडोथीलियल सेल्स की बनी हुई होती है। एंडोथीलियल कोशिकाएं, यानी जो रक्त केशिकाएं होती हैं उनकी दीवार केवल सबसे आंतरिक परत जो कि एंडोथीलियल कोशिकाओं का बना हुआ होता है उसी से बनी हुई होती है। इसको ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना, इंटीमा या इंटरना कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है, जो रक्तवाहिनियां हैं उनमें केशिकाओं की दीवार ही केवल किससे बनी हुई है? इस एंडोथीलियल सेल से बनी हुई है। आगे देखो, इसी में से पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आगे बात समझ में, आगे चलो। ये जो रक्त केशिकाएं हैं, ये रक्त केशिकाएं जिन रक्तवाहिनियों से जुड़ी हुई होती हैं, रक्त केशिकाएं आपस में मिल जाती हैं और मिलकर के जिन रक्तवाहिनियों से ये जुड़ती हैं उन रक्तवाहिनियों को हम क्या कहते हैं? ये वेन का भाग है, सीरा का भाग है, इसको सिरिका कहते हैं। सिरिका, इंग्लिश में वेन्यूल, क्या कहते हैं? वेन्यूल, सिरिका।
यानी जो सिरा है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, सिरिका कहते हैं, वेन्यूल कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। और ये जो सिराएं हैं ये अनेक सिराएं मिल करके और फिर किसका निर्माण करती हैं, यही सिराएं मिल करके निर्माण करती हैं किसका, सिरा का, वेन का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये वेन जो है शरीर में पाए जाने वाली अनेक जो सिराएं हैं वो आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करती हैं, वो आपस में जुड़ करके निर्माण करती हैं किसका, महाशिरा का। किसका निर्माण करती हैं, महाशिरा का। और वो महाशिरा जो है वो हृदय में रक्त वापस लेकर के आती है, महाशिरा। समझ गए चीज़, क्लियर। यानी महाशिरा कौन सी होगी, ये सबसे बड़े आकार की वेन है, शिरा है, जो हृदय से जुड़ी हुई होती है, हृदय में रक्त लेकर के आती है, क्लियर। तो शिराएं किसे कहते हैं बता रहा हूँ। इस डायग्राम से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमारे शरीर में कौन कौन सी रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है, समझा दिया है मैंने। अब मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ पूरी कि इसमें क्या क्या याद रखना है। देखो शिराएं किसे कहते हैं, शिराओं का आंसर ये है, हृदय में रक्त लेकर आने वाली रक्त वाहिनियाँ, या आप ये कह सकते हो कि हृदय में रक्त को पहुंचाने वाले, ठीक है। एक तो हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली, एक हृदय के अंदर रक्त को लाने वाली, ठीक है। जो अंदर लेके आ रही हैं वो क्या है, शिराएं। शिराएं कितने प्रकार की हैं, महाशिरा। महाशिराएं किनके निर्माण से बनती हैं, शिराओं के निर्माण से बनती हैं। इसको वेना कावा, इसको वेन, और सबसे छोटे जो शिरा है उसको क्या कहेंगे, सिरिका, वेन्यूल, ठीक है। मिटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा। सिरिका, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, वेन्यूल कहते हैं। आगे बात समझ में, क्लियर। और जो यहाँ पर थी वो कौन सी हैं, केशिकाएं हैं। आपके सामने अब तक ये आ चुका है मानव शरीर के अंदर कौन कौन सी रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं। तो मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली रक्तवाहिनियों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं, फर्स्ट धमनी, दूसरा शिरा, तीसरा केशिकाएं, ठीक है। हमारे शरीर में कौन कौन सी धमनियाँ पाई जाती हैं, धमनियाँ जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। महाधमनी पाई जाती है, धमनी पाई जाती है और धमनिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और शिरा कौन कौन सी होती है, महाशिरा होती है, शिरा होती है और शिरिकाएं होती हैं। और उत्तकों के पास यानी उत्तक जो है वहाँ सबसे छोटे आकार की रक्तवाहिनियाँ कौन सी होती है, केशिकाएं होती हैं। आगे बात समझ में। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो कोई भी जो रक्तवाहिनी है, रक्तवाहिनी के बारे में हमें क्या याद रखना है, एक ब्लड वेसल के बारे में हमें क्या याद रखना है। एक ब्लड वेसल के बारे में हमें ये याद रखना है, इसकी दीवार की मोटाई, जो रक्तवाहिनी है उसकी दीवार की मोटाई, यानी इसकी जो भित्ति है उसकी मोटाई। ये जो विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिनी आपके सामने लिखी गई हैं, इनमें किसकी दीवार मोटी है, किसकी दीवार पतली है। दूसरी चीज, रक्तवाहिनी का व्यास, कौन सी रक्तवाहिनी जो है वो पतली है, कौन सी रक्तवाहिनी जो है वो उसके अंदर का जो व्यास है किसका ज़्यादा है, किसका कम है, ठीक है। तीसरा, रक्तवाहिनी का लचीलापन वह उसमें रक्तदाब की क्या स्थिति है, किस में रक्तदाब ज़्यादा है, किस में रक्तदाब कम है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं दीवार को लेकर के चलता हूँ। कोई भी रक्तवाहिनी हो, रक्तवाहिनी की दीवार मुख्यतया 3 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। सबसे अंदर वाली जो परत है, सबसे अंदर वाली ये जो परत है उसको हम ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, साधारण से नाम है ट्यूनिका इंटरना। बीच वाली जो है उसको ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है,
या मध्यमा हिंदी में आप कह सकते हो, मध्य स्तर कह सकते हो। और सबसे बाहर वाला जो है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कह सकते हो या एडवेंसिया कह सकते हो। अब ये नाम जो है इनको मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, देखो इधर लिख देता हूँ। सबसे बाहर वाली जो है इसको एक्सटर्ना या एडवेंसिया, ट्यूनिका एडवेंसिया कहते हैं, ठीक है। मध्य वाली जो है उसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं या ट्यूनिका मध्यमा कहते हैं, इंटरना मैंने आपको पहले बताया था। बात समझ में आ गई, ठीक है। 3 परतों से इसकी वॉल जो है बनी हुई होती है। अब आ जाओ इधर, सबसे पहले महाधमनी का बता रहा हूँ। महाधमनी जो है इनकी भित्ति सबसे मोटी होती है, लिख लेना भाई साथ साथ में। जितनी भी रक्तवाहिनियाँ हैं हमारे शरीर में पाई जाने वाली, इनमें से सबसे मोटी दीवार या भित्ति किसकी पाई जाती है? इस महाधमनी की पाई जाती है, ठीक है। सबसे मोटी दीवार किसकी होती है? महाधमनी की होती है। बात समझ में आ गई, क्लियर। उसके बाद में किसकी दीवार पतली होती है? ये जो महाधमनी है इससे पतली दीवार किसकी होती है? धमनी की होती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर। यानी आपको धमनी और शिराओं के अंदर अगर अंतर पूछा जाए तो आप ये कह सकते हो कि धमनियों की जो दीवार है उसकी मोटाई क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। और जो शिरा है उसकी दीवार की मोटाई क्या होती है? कम होती है। आगे बात समझ में, क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे, ये जो तीसरी हैं केशिकाएं, ये जो केशिकाएं होती हैं इनकी भित्ति यानी इनकी जो दीवार है सबसे पतली होती है। क्या होती है? सबसे पतली होती है, ठीक है। सबसे मोटी इनकी, उससे पतली इसकी और सबसे पतली इसकी। इसकी जो दीवार है यानी धमनी की, इसके अंदर तीनों स्तर पाए जाते हैं, इसमें भी तीनों स्तर पाए जाते हैं, लेकिन उनकी मोटाई क्या होती है? कम होती है। ये वाली जो केशिकाएं इनमें केवल एक ही स्तर पाया जाता है, यानी कि केशिकाओं के अंदर बाह्य स्तर और मध्य स्तर अनुपस्थित होते हैं, केवल अंदर वाला स्तर पाया जाता है। ये अंदर वाला स्तर कौन सी कोशिकाओं का बना हुआ होता है? सबसे आंतरिक स्तर अभी बताया था आपको, एंडोथीलियल कोशिकाओं से बना हुआ होता है। किन से बना हुआ होता है? एंडोथीलियल कोशिकाओं से बना हुआ होता है। आगे बात समझ में, यानी इसमें केवल आंतरिक स्तर उपस्थित होता है, आंतरिक स्तर उपस्थित, बाकी अनुपस्थित, यानी केवल किसका स्तर पाया जाता है? एंडोथीलियल कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। समझ गए चीज, ठीक है। देखो जो रक्तवाहिनियां हैं उनकी दीवारों के अंदर कौन से प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? मसल्स कौन सी होती हैं? ये कंपटीशन एग्जाम से पूछा जाता है, कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो इसके अंदर चिकनी प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। चिकनी पेशियां रक्तवाहिनियों की दीवारों में किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? हालांकि ये लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ज्ञान काम में आने वाला है, कभी ठोकर नहीं खाओगे। तो आपको पता ही है शिक्षा के बारे में कि आदमी के साथ 2 ही चीज़ें साथ चलती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है? उसके एजुकेशन, उसका ज्ञान, उसके पास जो ज्ञान है वो उसके हर जगह साथ चलता है। दूसरा उसका बिहेव है, व्यवहार है, वो उसका हर जगह साथ देता है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है आप कहीं पर भी ज़िंदगी गुजार सकते हो, बड़ी शान से रह सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका बिहेव होता है, आपका व्यवहार अच्छा है, आप किसी भी लोग के साथ कहीं पर भी एडजस्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो आया हुआ ही है। 2018 की 2016 के आरपीएससी में आया हुआ है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है कि रक्तवाहिनियों के अंदर जो दीवार है उसमें किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, मसल्स होती हैं, चिकनी पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। देखो आगे, ये जो दीवार है, ये जो वॉल है, इसके अंदर और क्या पाया जाता है? देखो इसके अंदर और भी पाए जाते हैं। इसके अंदर कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, इलास्टिन प्रोटीन के तंतु पाए जाते हैं जो इन रक्तवाहिनियों को लचीलापन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? लचीलापन प्रदान करते हैं। देखना इधर, ये जो धमनियां हैं इनकी दीवारें अति मोटी होती हैं, ठीक है, और क्या होती हैं? कम लचीली होती है। लचीली क्या है? लचीलापन क्या है उनके अंदर? कम होता है, ठीक है। यानी इनकी प्रत्यास्थता जो होती है,
सिकुड़ने की क्षमता आप ये कह सकते हो कि जो रक्त जा रहा है, रक्त के समय फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता होती है वो शिराओं की तुलना में क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ गया। इनके अंदर क्या होता है, इनकी जो दीवारें वो पतली होती हैं, इनके अंदर लचीलापन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, देखना इधर, इसके अंदर यानी धमनी के अंदर जो रक्त वाहिनियाँ क्या हैं, जो दीवार है वो क्या है, मोटी है, कठोर है। ठीक है, कठोर होने से रक्त का दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। भाई एक पाइप जो है उसके अंदर पानी बहेगा और पाइप की दीवार अगर कठोर है, ज़्यादा फैलेगी नहीं, तो जो रक्त बह रहा है उसके कारण जो दीवारें हैं उन पर क्या लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा ना। भाई रक्त दाब क्या होता है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना, तो मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रक्त दाब का मतलब ये होता है कि जब रक्त वाहिनी के अंदर रक्त बहता है तो इस बहते हुए रक्त के कारण रक्त वाहिनी की दीवार पर जो दाब बनाया जाता है उसी को रक्त दाब कहते हैं। ठीक है, आप एक पानी का पाइप जनरली सिंपल सा उससे एग्जांपल समझ सकते हो, जो रबड़ का पाइप आता है ना उसमें पानी आता है, तब तो आप उसको दबा के देखना, आपको प्रेशर महसूस होगा। सेम वैसे ही हमारे हार्ट से जब ब्लड बाहर निकल रहा है तो रक्तवाहिनी में बह रहा है, तो रक्तवाहिनी की जो दीवारें होती हैं उन पर वो क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। बहता हुआ रक्त उन पर क्या लगेगा, प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, तो रक्तदाब का मान किस में ज़्यादा होता है, धमनियों में ज़्यादा होता है। समझ गई चीज़, रक्त दाब का मान किस में ज़्यादा होता है, धमनियों में ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकी प्रत्यास्थता जो है, लचीलापन जो है वो क्या होता है, कम होता है। इनकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है, इसलिए होता है। समझ गई चीज़, क्लियर। आगे ये जो शिराएँ हैं, शिराओं के अंदर रक्त दाब का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकी दीवारें जो हैं वो लचीली होती हैं, प्रत्यास्थता अधिक होती है, इसलिए बहता हुआ रक्त जो है वो आसानी से गुजर जाता है। रक्त दाब का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, रक्तदाब का सबसे कम मान किसके अंदर होता है, केशिकाओं के अंदर होता है। ब्लड प्रेशर सबसे कम कहाँ होता है, केशिकाओं के अंदर होता है। बात समझ में ये चीज़। ठीक है, लेकिन केशिकाओं के अंदर जो है ब्लड प्रेशर को कम ज़्यादा किया जाता है विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा मूत्र निर्माण के लिए, वो आगे की प्रोसेस है। लेकिन आप जनरली अगर वॉल की स्थिति और ब्लड प्रेशर का कंपेरिजन करो तो ये होगा। समझ में आ गई चीज़। देखना आगे, अगली बात, व्यास। ये जो रक्त वाहिनी है इसके भीतर का जो स्थान है किसके अंदर कम होता है, किसके अंदर ज़्यादा होता है। अगर मैं व्यास की बात करूं तो भाई व्यास जो है, ये जो धमनियां होती हैं, अगर महाधमनी और महाशिरा की बात की जाए, कंपैरिजन कर रहा हूं, देखना अभी एक बार, अगर महाधमनी और महाशिरा की बात की जाए तो जो महाशिरा है वो बड़ी होती है, उसके अंदर जो अवकाश है, दीवार क्या है इसकी पतली है, तो अंदर जो अवकाश है वो इसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है। यानी जो रक्तवाहिनी है अगर उसके व्यास की बात की जाए तो व्यास किसका अधिक होता है, शिरा का अधिक होता है, इसलिए तो ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो व्यास ज़्यादा किसका है, इसका शिरा का है, और इसका व्यास क्या है, कम है। ठीक है, यानी धमनियों का व्यास क्या होता है, कम होता है, शिरा का व्यास क्या होता है, अधिक होता है। सबसे छोटे या सबसे कम व्यास किसका होता है, केशिकाओं का होता है, 1 मिलीमीटर का, है ना, सबसे कम केशिकाओं का होता है। आगे बात समझ में, व्यास का कंपैरिजन हो गया, क्लियर। यानी आप लोगों को जो मुख्य मुख्य बिंदु है समझ में आ रहा है। उसके बाद में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जब रक्त का परिवहन होता है, रक्त का फ्लो होता है, तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर कहाँ मापा जाता है। देखो ये जो शिराएँ धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ कहाँ होती हैं, शरीर के अंदर गहराई में होती हैं। हृदय से निकलने वाली जो रक्तवाहिनियाँ जिनको धमनियाँ कहते हैं, ये हमारी बॉडी में गहराई में पाई जाती हैं, शरीर के अंदर पाई जाती है, ये समझ में आई। और जो सतह पर आपको जो वेसल्स दिखाई देती हैं ये क्या होती हैं, शिराएँ होती हैं। यानी धमनियाँ जो हैं वो शरीर में गहराई में होती हैं, और जो शिराएँ होती है वो कहाँ पर होती हैं, सतह पर होती है। क्लियर, समझ में ये चीज़। आगे वाली चीज़, रक्तदाब जो है वो हमेशा किस में मापा जाता है, जो स्पिग्नोमेनोमीटर आप देखते हो ब्लड प्रेशर मापने के लिए काम में लेते हैं, तो रक्तदाब जो है वो किस में कहाँ मापा जाता है, धमनियों में मापा जाता है। ब्लड प्रेशर जो है हमेशा किस में मापा जाता है, धमनी में मापा जाता है। आगे की चीज़, अगर आप जैसे जैसे हार्ट से दूर चले जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे ब्लड प्रेशर की वैल्यू भी क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। एक तो आप हाथ की यहाँ पर ब्लड प्रेशर माप रहे हो, क्या आप यहाँ पर मापोगे या आप पैर पर मापोगे, क्या आपको हर आर्टरी पर ब्लड प्रेशर इक्वल मिलेगा, इक्वल नहीं मिलेगा भाई। जैसे जैसे आप हार्ट से आगे चलते जाओगे ब्लड प्रेशर के मान में आपको परिवर्तन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये हार्ट के पास है, यहाँ जो ब्लड प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है।
ठीक है। आगे की तरफ जो है ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। बात समझ में आई। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, रक्त दाब जो है वो किस में मापा जाता है, धमनियों में मापा जाता है। और महत्वपूर्ण चीज़, ये जो सिराएं हैं, ये सिराएं रक्त कहाँ से लेके आती हैं, ये आपको बताया, जो उत्तक हैं, जो कोशिकाएं हैं वहाँ से लेके आती हैं। तो उत्तकों ने क्या किया, केशिकाओं के माध्यम से वहाँ पर ब्लड में से ऑक्सीजन निकाल ली और कार्बन डाइऑक्साइड वापस वहाँ रिलीज कर दी। तो अब जो सिराएं जो रक्त लेके आ रही हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। इसलिए इस रक्त को क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त या डिऑक्सीनेटेड ब्लड। ये नाम मैं लिख देता हूँ। ये भी कई बार आप लोग देखते हो प्रतियोगी परीक्षाओं में, शुद्ध और अशुद्ध रक्त में क्या अंतर होता है। तो शुद्ध और अशुद्ध का मतलब वहाँ पर कोई कचरा फेंक के नहीं आया है ना, वहाँ पर मतलब है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से। वह रक्त जिसमें O2 की सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है, O2 की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, वो तो क्या है, शुद्ध रक्त। किसकी तुलना में, CO2 की तुलना में, CO2 की तुलना में वह रक्त तो क्या है, शुद्ध है। और जिसके अंदर CO2 ज़्यादा है, किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में, वो क्या है, अशुद्ध है। तो उत्तकों में जब रक्त बहा केशिकाओं में से, तो केशिकाओं से होकर के ऑक्सीजन किस में आ गई, उत्तकों में आ गई। अब उत्तकों के अंदर आपको पता है भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनती है, श्वसन के दौरान बनती है ना, वह बनती है कि नहीं बनती, बनती होगी। कहाँ बनती है, लो ध्यान रख लो, याद करोगे आप भी, कहाँ बनती है, लो जिन्होंने नहीं सुना सुन लेना, जिनको आता है उनका बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो ऐसे। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र में बनती है। भोजन के ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए एक वायवीय पथ है जिसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। इस क्रेब्स चक्र के अंदर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्रेब्स चक्र कहाँ पूरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, समझ में आ गई चीज़। वहाँ जो CO2 बनती है उस CO2 को किस में भेज दिया जाता है, ब्लड में भेज दिया जाता है। तो सिराओं में जो रक्त बह रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा है, इसलिए उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। कह दिया जाता है अक्सर सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। हाँ, अपवाद आप लोगों को पता है कि ऐसी कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध बहता है, ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध बहता है, वो मैं हर्ट के साथ बताऊंगा। यहाँ बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखो, ये जो सिराएं होती हैं ये रक्त को कहाँ से लेके आ रही हैं, ये अंग से हृदय की ओर ब्लड को लेके आती है ना। यहाँ पर तो रक्त को आगे धकेलने के लिए कौन काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है। भाई जो धमनी है उसमें ब्लड को आगे धकेलने के लिए हार्ट पंप कर रहा है, जिससे ब्लड आगे जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब शरीर के अंगों में पहुंच गया ब्लड, बह तो अंदर ही रहा है रक्तवाहिनियों के, लेकिन वो वापस जब आ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे जैसे आगे जाओगे दाब कम होता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब सिराओं से रक्त बहता है वापस, तो डर रहता है कि ब्लड का वापस पीछे की तरफ परिवहन न हो। भाई पैर पे जाके देखो एक बार, हार्ट यहाँ पर है ना, यहाँ से नीचे होकर के वापस आ रहा, वहाँ से ब्लड जो ऊपर चढ़ के आ रहा है, अरे गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत आ रहा है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, इस फ्लो के लिए बहुत एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो सिराएं हैं उनमें, स्पेशली पैरों और हाथों के अंदर जो पतली पतली सिराएं हैं, उन सिराओं में रक्त का बैक फ्लो नहीं हो, वापस नीचे न जाए वो, उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कौन सी रक्तवाहिनियों के अंदर वाल्व या कपाट पाए जाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के तिरछे कपाट पाए जाते हैं, तिरछे कपाट होते हैं। जब ब्लड यहाँ आगे धकेला जाता है तो ये कपाट बंद हो जाता है, जिससे बैक फ्लो नहीं हो पाता। फिर धक्का लगेगा, फिर आगे आ जाएगा, फिर बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। आगे बात समझ में। तो सिराओं में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। महाशिरा में नहीं होता भाई, सिरिकाओं में होते हैं ज़्यादा। ठीक है, आगे वो भी कहाँ पर होते हैं, पैरों की और हाथों में होते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि वाल्व जो है वो केवल किस में है, वेन्स में है, आर्टरी में नहीं है। समझ में आ गई। एक चीज़ और बता देता हूँ। अब मेरी समस्या ये है कि मैं बताता जाता हूँ, फिर कहते हो लेवल हाई हो गया, कम हो गया। कोई बात नहीं, माफ़ करना दोस्तों, जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ पूरी बताने की कोशिश करता हूँ, कम ज़्यादा कर नहीं पाता, अवगुण है ये। जितना आता है वो पूरा बखान कर देता हूँ। अब आपको अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं अच्छा लगे तो मैंने आपको कहा मत लेना, जितना अच्छा लगे वो ले लेना। ठीक है, लेकिन
देखो जो ब्लड वेसल्स हैं ना, रक्त वाहिनियाँ, ये जो रक्त वाहिनियाँ हैं इनकी जो दीवारें हैं इनमें भी कोशिकाएं पाई जाती हैं ना, इनमें भी इनको भी क्या होता है, यहाँ पर भी आपको बताया ना मांसपेशियाँ हैं, चिकनी पेशियाँ बताए ना अभी, वो जो चिकनी पेशियाँ हैं उनको भी ऊर्जा चाहिए। और पता है आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन के ऑक्सीकरण से मिलती है, ऑक्सीजन की सहायता से मिलती है। तो यहाँ जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा के लिए इनको खुद को भी क्या चाहिए? इन मांसपेशियों को रक्त चाहिए। भाई यहाँ अंदर तो रक्त बह रहा है, लेकिन ये जो दीवार है, इस दीवार के अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं उनको जिंदा रहने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए इसकी जो दीवारें उनके अंदर भी क्या होती है? रक्त वाहिनी होती है। उस रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? वासा वेसोरम। वासा वेसोरम। ल्यूसेंट की किताब में तो ये लिखा हुआ है जनरल साइंस के अंदर, वासा वेसोरम। वासा वेसोरम जो है, देखो उसको हम क्या कहते हैं? वासा वेसोरम। आगे बात समझ में, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स के बारे में पूरा संपूर्ण कंपटीशन के हिसाब से मैंने अपने जितना मेरे से हुआ पूरा बताया है, ठीक है। ये अपनी आज की क्लास है। और अब हर रोज़ की तरह जो मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी जो आप लोगों को कुछ सीख दे, आपको हर रोज़ अपने लक्ष्य के लिए याद दिलाए कि हाँ मैं कुछ करने के लिए ये कुछ पढ़ रहा हूँ, ये कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। आज की मेरी जो स्टोरी है बहुत ही खतरनाक होने वाली है। आपको पता है वैसे ही हमारी स्टोरियाँ हमेशा खतरनाक ही होती हैं, लेकिन आज की जो स्टोरी मैं लेके आया हूँ वो आप पर बेस है, ठीक है। वो स्टोरी जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी है। आपको सर ओरिजिनल ही होती है आपकी, रोज़ कहाँ दूसरी स्टोरी होती है। आज की भी ओरिजिनल है। और आज की स्टोरी जो है वो इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है कि आपको खुद को एहसास होगा, अरे बोले गुरुजी इतनी ताकत लगा रहे हैं, रोज़ जो है एक बिल्कुल बम बना कर ये लाते हैं और हमारे सर पे मार के फोड़ देते हैं कि लो संभालो, हम लोग फिर भी नश्वर क्यों हैं। देखो ये कहानी है एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की कहानी है। ये जब 5 साल का हुआ, स्कूल में जाना शुरू हुआ, मेहनत की, अच्छी पढ़ाई की, परसेंटेज 10वीं की बोर्ड एग्जाम दी, परसेंटेज आए, घर वालों ने कहा बहुत अच्छा, अच्छे पढ़ रहे हो, कुछ कमियां भी आई, सब कुछ हुआ। यही बच्चा 12th पास करके, क्या 12th पास करके इसने कॉलेज में एडमिशन लिया। बड़ा जोश था इसके अंदर कि मैं 12th पास करके आ गया हूं, अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। बहुत ताकत थी। देखता हूं मैं भी बहुत सारे बच्चे अपने में भी ऐसे होते हैं जो बड़ी स्टेमिना दिखाते हैं कॉलेज के दिन में, फर्स्ट ईयर में, कि वी आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, वी हैव द एक्स्ट्रा पावर, और ऐसे उड़ते हैं जैसे पंख पहली बार पक्षी के निकलते हैं तो वो बड़ा आसान से उड़ता है कि हम आज़ाद हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये बच्चा भी स्कूलिंग करने के बाद में कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में कक्षाएं चलती थी ना, कॉलेज में आ गए ना, ले लेंगे अब तो बहुत पढ़ गए हैं, कॉलेज का जुनून होता है ना, इसमें भी था। इसने भी वैसा ही किया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में जैसा हर छात्र के साथ होता है इसके साथ भी वही हुआ। इसको भी ज्ञान होना शुरू हो गया, भाई पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में जब बैक आए तो ये भी सोचता है पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई शुरू की, कॉलेज पास आउट हो गया। कॉलेज पास आउट हो गया। कॉलेज पास आउट होने के बाद में बाहर देखा कि अब क्या करूं। घर वालों ने बताया, गांव वालों ने बताया, भाई कंपटीशन एग्ज़ाम है, पेपर दे, फॉर्म भर। बिल्कुल बच्चे ने वही किया। बड़ा आज्ञाकारी बच्चा था, बहुत सिंसियर बच्चा था, मेहनत भी करता था, फॉर्म फिलअप करने लग गया। हर वैकेंसी का फॉर्म भरता था, तैयारी की, खूब मेहनत किया, लेकिन मेहनत के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, सिलेक्शन नहीं हुआ। 30 साल तक संघर्ष किया। उसके बाद में घर वालों का उल्हाना शुरू हो गया, बेटा कमाना शुरू कर दे, तेरे को 10 साल हो गए तैयारी करते हुए। मजबूर रोज़गार की तलाश में निकल चुका था। रोज़गार की तलाश में जब आदमी पहली बार निकलता है, कैसे कैसे इंसानों से मुलाकात होती है, बहुत मुश्किल है ये चीज़ बताना, क्योंकि जिसके साथ होता है ना उसी को महसूस होती है ये चीज़। ये भी दुनिया के अंदर भटकता हुआ गया, हर जगह पूछा रोज़गार मिलेगा, मिलेगा क्या मेहनत ना, 5,000 रुपये मिलेंगे, खाना नहीं, खाना वाना कुछ नहीं है, रहना ना भाई अपने हिसाब से करो, हम ये देंगे, 12 घंटे काम करने पड़ेगा, 5,000 रुपये देंगे। मन टूट गया। 5,000 रुपये तो मैं कॉलेज के दिनों में क्या ड्रेस ले आता था, जूते ले आता था, नाइके के 10-10 हज़ार रुपये के, तो 5,000 के अंदर मैं नौकरी करूँ 1 महीने,
बड़ा अफसोस हुआ उस बच्चे को कि ये हालत है। फिर सर्च की दोबारा, जोश लगाया पूरा, कंपनियों में गया, अंत में महीने भर भटक करके एक कंपनी के अंदर 10,000 रुपये की नौकरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि एक महीने भटकने के बाद में भी 10,000 से ऊपर नहीं निकल पाया। अब पूरी तरह हताश हो चुका था और किया कि अब तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। 10,000 रुपये की नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी की, 2 साल बाद में सैलरी बढ़ी, 12,000 हुए, 15,000 हुए, 20,000 हुए और अंत में 25,000 रुपये होते होते ये जो बच्चा था जिसके मन में कॉलेज के दिनों में इतने पंख थे, 25,000 की नौकरी में रिटायर हो गया 60 साल में और जीवन अंतिम घड़ियों में पहुंच गया। अब 65 वर्ष की उम्र में सोच रहा है, मैंने ज़िंदगी में क्या किया, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मौत के बिल्कुल पास आ चुका हूँ, अब क्या करूँ। बड़ा विपरीत परिस्थिति थी। इस परिस्थिति के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जोश को जगा लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा एक उदाहरण के लिए। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टोरी रियल स्टोरी है। ये स्टोरी किसकी है वो भी बताऊंगा मैं आपको। 65 साल की उम्र में एहसास हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, 70 साल की उम्र के अंदर चला गया, धरती से अलविदा हो गया। इस बच्चे को क्या मिला आपके सामने है। ये स्टोरी पता है आपको किसकी है? सोचो एक बार, ये आपकी स्टोरी है, मेरी नहीं है। हाँ आपकी है। ये मोबाइल जो देख रहा है ना, ये उसकी स्टोरी है, खुद की। ये तेरी स्टोरी है भाई, ये तेरी खुद की स्टोरी है। जो चैट कर रहा है ना, ये उसकी स्टोरी है, तेरी खुद की स्टोरी है। ये इधर उधर क्या देख रहा है, मोबाइल को देख रहा है, हंस रहा है। ये तेरी स्टोरी है, तेरी स्टोरी है। ये आज नहीं ना, कल पता चल जाएगी। अगर तेरे को स्टोरी बदलनी है ना, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। पता है हम लोग क्यों अनसक्सेसफुल हो जाते हैं? हम क्यों वो नहीं कर पाते जो बाकी दूसरे लोग करते हैं? इसके कुछ रीजन है। मैं ज़्यादा कुछ बखान नहीं करूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा, मेरे अनुसार 3 कारण हैं। वो 3 कारण क्या है? क्यों हम इस ही कैटेगरी के अंदर घूम करके फिनिश हो जाते हैं? वास्तविकता बताइए मैंने। अगर आपको लगे कि यह वास्तविकता आपकी नहीं है तो मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ और मैं देखो ये किया वो किया। ये स्टोरी हर उस आम बच्चे की है। हम क्यों असफल होते हैं उसके पीछे मैं आपको कारण बता रहा हूँ। 3 कारण हैं इसके पीछे, और वो 3 कारण क्या है? सबसे पहला कारण है हमारा गोल फिक्स नहीं होता। मैं पहले भी चिल्ला चुका हूँ, हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और लक्ष्य फिक्स नहीं होने के कारण हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं, उसने किया वो मैं भी कर लेता हूँ। सबसे पहला आपको ये सोचना है कि आप इतने बर्डन लेकर जी क्यों रहे हो? पहले सोचो आप हो कौन, आपकी पहचान क्या है जो आप इतनी चिंता कर रहे हो कि मैं ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, मेरे को वो देख रहा है, मेरे को वो देख रहा है, मेरे कपड़ों को देख रहा है, मेरी लाइफ स्टाइल को देख रहा है, मेरे को वो समझ रहा है। कोई नहीं समझ रहा आपको। आप यूनिक हो, अकेले हो, दुनिया को छोड़ दो। सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है या आप फालतू की चीजों में अपनी पहचान बनाने में जुटे हो ना, बंद कर दो उसको। अगर आपको पहचान बनानी है तो अपने अंदर वो गुण उत्पन्न करो जो सारी दुनिया में नहीं है। पहचान उसी की बनती है जिसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो दुनिया से अलग होते हैं। हर आदमी अपनी विशेषताओं से पहचाना जाता है। अरे भाई, दुनिया के अंदर मुकुट तो एक ही होता है, आदमी तो बहुत है ना। क्राउन तो एक ही है, सर बहुत है। राजा तो एक ही है ना, उसी के सर पे मुकुट पहनता है, मुकुट उसी को पहनाया जाता है ना। तो आपको भी अगर राजा बनना है तो यूनिक बनना पड़ेगा। आप में वो विशेषताएं होनी चाहिए जो दूसरों में नहीं है, ठीक है। यानी आपको अपनी खुद की व्यक्तिगत विशेषताओं को पहचानना पड़ेगा। अपनी पहचान बनानी है तो खुद के अंदर जो स्टेमिना है ना, उसको बाहर लाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं? दूसरी चीज, पहला अपने आप को पहचानो, दूसरों के पीछे मत भागो। दूसरी चीज, हम लोग जो है वो करते क्या है? हमारे को इस 12th पास करते ये बताया जाता है, गांव के बड़े भाई सक्सेसफुल पर्सन बताते हैं 12वीं कर ली तो BSTC कर ले, तू कॉलेज कर ले, अरे तू IIT की तैयारी कर ले, तू X ग्रुप में चला जा, तू Y ग्रुप में चला जा। तो भाई कितने X ग्रुप में जाएंगे, कितने IIT में जाएंगे, कितने जो है वो इसकी तैयारी कर लेंगे, कितने इसकी तैयारी कर लेंगे। कभी उस बच्चे से खुद से पूछा तेरे में टैलेंट क्या है?
तू खुद क्या करना चाहता है, तेरे में योग्यता क्या है, उसकी खुद की योग्यता को पकड़ो। वरना वो आप जो कह रहे हैं उसके पीछे जाएगा, 6 साल तैयारी करेगा लेकिन नहीं कर पाएगा, अंत में वापस वहीं आ जाएगा। इसलिए आप लोग जो सुन रहे हो कि तू ये फॉर्म भर ले, ये बन जा, वो बन जा, ये कर ले, वो कर ले, भाई पड़ोस वाला डॉक्टर बन गया, तू भी MBBS करने के लिए कजाकिस्तान जा रहा है, वो तो डॉक्टर बन गया, मैं भी जा रहा हूँ MBBS करके आऊँगा। अरे लेकिन एक बार सोचा वो डॉक्टर क्यों बना, उसके अंदर एबिलिटी थी क्या डॉक्टर बनने की, क्या वो डॉक्टर बनने के बाद में भी सक्सेसफुल हो पाएगा, गारंटी नहीं है इसकी गारंटी नहीं है। वो फला आदमी जो है वो RAS की तैयारी कर रहा है, वो तो RAS बन गया, मैं भी चला ले जयपुर बैग टाक करके ले RAS बनेंगे, बन जाएगा क्या? उसने क्या किया होगा, सोचा? पहले अपने आप को पहचानो, उसके बाद में अपना गोल फिक्स करके उसके लिए मेहनत करो। आखिरी चीज, अगर आपको जिंदगी के अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो हमेशा वही करना जिसमें आपको कभी थकान महसूस नहीं हो, मोटिवेशन मिलता रहे, हमेशा काम करते रहो। बिल्कुल आप अपनी जिंदगी में सफल होगे। सफल होने का मेरा तात्पर्य यही है, मैं ये नहीं कहता सफल होना एक सरकारी जॉब प्राप्त कर लेना सफलता होती है। भाई ये परिभाषा बहुत संकुचित है और ये परिभाषा उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो जीवन को एक मशीन समझते हैं। ठीक है, कि जैसे मशीन एक पहिया रोटेट होता है ना बराबर, एक निश्चित साइकिल के अंदर घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, बस इधर से घुमा वापस घूम के यहाँ पर वापस घूम के आओ, ऐसे ही चलता रहेगा। मैं सफलता उस सबको मानता हूँ कि एक आदमी अपने जीवन के उद्देश्यों को यदि पूरा करता है, जो उसने सोच रखा है, जो सपने सोच रखे हैं, अगर वो पूर्ण कर लेता है तो वो सफल है। महात्मा गांधी सफल थे, नौकरी नहीं की थी ना। सचिन तेंदुलकर, अरे अगर वो वाली बात सुन लो, अगर जिस समय सचिन तेंदुलकर जो है ना, अगर ये सुनता ना कि पास वाले क्या कर रहे हैं, तो सचिन तेंदुलकर ने जब खेलना शुरू किया तो उस समय जो है लता मंगेशकर जी बड़ी छाई हुई थी दुनिया के अंदर। अगर सचिन ये सोच लेता ना कि मैं सिंगर बन जाऊं तो बन पाता क्या? नहीं ना, एबिलिटी थी ना उसमें, बैटिंग की, क्रिकेट खेलने की एबिलिटी थी ना उसमें, उसने अपने टैलेंट को पहचाना। लता जी का तो नहीं किया कि लता जी गाना गा रही है मैं भी गाना गा लूँ, नहीं ना। इसलिए दोस्तों काम करो, लेकिन काम करो वही जो आपके अंदर एफिशिएंसी उत्पन्न कर रहा है, जो आपके अंदर खुद के अंदर है ताकत। कलेक्टर बनने की नहीं है, या आपको मैकेनिक में ज़्यादा अच्छा है, आप नॉलेज में अच्छे हो, आप IIT में जा सकते हो, आपका जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें मेहनत करो, किसी के पीछे मत भागो। गांव का भाया भट्टे चले गो, आप अभी ले थे लो टांगर, चलो पकड़ लो ट्रेन, रिंगस प्लेटफॉर्म्स ना, प्लेटफॉर्म भी बैठे ही है, ट्रेन भी बैठे ही है। ठीक है, कैसी लगी आपकी स्टोरी ज़रूर बताना। मैं मुकेश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।